अधुना वयं बहुव्रीहि समासस्य अंतर्गते एव नय बहुव्रीहि समासं पठामः। पुनः सह पूर्वपद बहुव्रीहि समासं पठामः। अत्र उदाहरणद्वयं तत्र वर्तते। एकं पदमस्ति समस्तपदम् अधनः, द्वितीयं समस्तपदमस्ति अविद्यः। किंचित पूर्व पठितं पाठं स्मरन्तु। हमने तत्पुरुष के अंतर्गत एक समास किया था, नए तत्पुरुष। न के अर्थ में तत्पुरुष समास कैसे होता है, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी हम देखेंगे। अत्रापि वयं तदनुगुणमेव द्रक्ष्यामः। अत्र अस्ति अधनः, अ तत्र वर्तते, अ न इति अर्थे अस्ति। यहाँ जो अ आया है वह न के अर्थ में आया है। अब इसका विग्रह देखिए, न विद्यते धनम यस्य सह, नहीं है जिसके पास धन वह। यहाँ क्योंकि सह है इसलिए धनः, अथवा यहाँ अधना है इसलिए हमने यहाँ सह किया है। यदि यहाँ आकारांत होता तो यहाँ यस्यः सा बन जाता। यहाँ यदि अधनम होता तो यहाँ तत् बन जाता, सह के स्थाने तत्, यस्य उसी प्रकार से आ जाता। अविद्यः, न विद्यते विद्या यस्य सह, नहीं है विद्या जिसके पास। क्योंकि यह भी पुल्लिंग में है इसलिए सह आ गया है। अगर यह स्त्रीलिंग में होता तो यहाँ सा आता और यहाँ यस्यः आता। यदि यहाँ नपुंसकलिंग होता तो यहाँ तत् आता और यहाँ यस्य ही रहता। कारण विभक्ति दोनों की समान चलती है, प्रथमा और द्वितीया में भेद रहता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। सह पूर्व पद बहुव्रीहि, जैसा कि बहुत स्पष्ट रूप से यहीं से पता चल जाता है, पूर्व पद जिसके पूर्व पद के रूप में सह विद्यमान है। एक बात तो साफ है, यहाँ सह तो आता है विग्रह में, लेकिन जब हम समास करते हैं तो सह के स्थान पर स का प्रयोग होता है। आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, सह लक्ष्मणः, सह के योग में स का प्रयोग हुआ है। सपुत्रः, स हरिः, अर्थात सह के योग में स का प्रयोग किया गया है। विग्रह में सह ही लिखा जाएगा। आइए अब हम विग्रह भी देखते हैं। स लक्ष्मणः, लक्ष्मणेन सह वर्तते इति। यहाँ देखिए सह आया है, और क्योंकि सह है, संस्कृत में उपपद विभक्ति के नियमों के अंतर्गत सह के योग में तृतीया आती है, इसलिए लक्ष्मणेन सह वर्तते इति। सपुत्रः, पुत्रेण सह वर्तते इति। सहरिः, हरिणः सह वर्तते इति। हरि शब्द इकारांत है। इकारांत होने के कारण तृतीय विभक्ति एक वचन में जैसे कविना, उसी प्रकार से हरिणा पुल्लिंग में चलते हैं। कविना में ना है परंतु हरिणा में ण है, कारण उसके पहले र आ रहा है। और हम संधियों में पढ़ चुके हैं, रसाभ्याम नो नः, कि र और श के पश्चात यदि अपदांत यानी पद के अंत में नहीं है तो न के स्थान पर ण हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार यहाँ हरिणा आया। तो हरिणा सह वर्तते, तो पहले हमने लक्ष्मणेन सह था तो लक्ष्मण आ गया, सह के कारण स आ गया, और पूर्व पद है तो पूर्व पद में ये स बन गया है। मैं फिर दोहराऊंगा, यद्यपि यहाँ स आया है लेकिन यह सह के अर्थ में आया है। हम समास बनाते हुए सह के स्थान पर स का प्रयोग करते हैं। इस भूमिका के साथ अब हम जरा वाक्यों को देखते हैं। अपनी पुस्तक खोलिएगा और अपनी पुस्तक में आप 98
पृष्ठ को निकालिए, 98 संख्या वाले पृष्ठ को देखिए। आइए पहला वाक्य देखते हैं। प्रथमं वाक्यमयं पठामः। विघ्नोपशान्तये प्रसन्नवदनं विष्णुं ध्यायेत। आप अपनी पुस्तक निकालिए और देखिए। विघ्नोपशान्तये प्रसन्नवदनं विष्णुं ध्यायेत। यहाँ प्रसन्नवदनम, यह बोल्ड है, स्थूल है। अस्मिन् वाक्ये प्रसन्नवदनम इति पदम समस्त पदम अस्ति, स्थूल रूपेण लिखितम अस्ति। द्वितीय वाक्ये रात्रौ रक्षक भटः दंडहस्तः गृहं परितः भ्रमति। अस्मिन् वाक्ये दंडहस्तः इति समस्त पदम अस्ति, बहुरी समासः तत्र वर्तते। तृतीय वाक्ये गदापाणिः विभीषणः चतुर्भिः राक्षसैः सह उत्पपात। गदापाणिः समस्त पद के रूप में है और यहाँ स्थूल रूप में दिखाया गया है। चतुर्थे वाक्ये छात्रः श्वेतवस्त्रः शालां गच्छन्ति। श्वेतवस्त्रः बहुरी समास का उदाहरण है और यहाँ स्थूल रूप में दिखाया गया है। अधनः धनम कामयन्ते। अधनः इति समस्त पदम तत्र वर्तते। दशरथ महाराजः बहुकालम् अपुत्रः आसीत्। अपुत्रः इति समस्त पदम स्थूल रूपेण अस्मिन् वाक्ये अस्ति। सप्तमे वाक्ये अब सावधानम पश्यन्तु, सावधान से देखिएगा। दो पद इसमें समस्त पद आए हैं। स लक्ष्मणः स सीतश्च रामः वनं गतः। स लक्ष्मणः समस्त पद है, स सीतश्च समस्त पद है। और यहाँ क्योंकि स सीतः और च था, विसर्ग संधि, विसर्ग को श हो गया है संधि के कारण। कुसुम हस्तः नर्तक्यः रंगम प्रविशन्ति। कुसुम हस्तः, यहाँ यह स्थूल पद है और समस्त पद के रूप में आया है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। नवमे वाक्ये उमेशः सर्वदा समित्रः भवति। समित्रः पद जो है स्थूल रूप में है और बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समस्त पदम तत्र वर्तते। हिमालय पर्वतः उन्नत शिखरः अस्ति। अत्र बहुव्रीहि समासः तत्र वर्तते, उन्नत शिखरः। अब हम जरा इनकी नीचे दी गई व्याख्या को देखते हैं। कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। कुतचित विशिष्टम अवधानम भवेत् इति मम इच्छा। पश्यन्तु, प्रथमे वाक्ये आसीत् प्रसन्नवदनम। अब यहाँ देखिए, प्रसन्नं वदनं यस्य सः प्रसन्नवदनः तम प्रसन्नवदनम। आप सोच सकते हैं, यहाँ तो प्रसन्नवदनः स आ चुका है, फिर तम क्यों लिखा? तो बात बहुत स्पष्ट है। पहले तो प्रसन्न वदन इस समस्त पद का विग्रह किया गया। प्रसन्नम वदनम यस्य सः प्रसन्नवदनः। लेकिन वाक्य पुनः देखिए, विघ्नोपशान्तये प्रसन्नवदनं विष्णुं ध्यायेत। विष्णुं ध्यायेत, विष्णुं यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन में आई है। कारण ध्यायेत, ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो। और क्योंकि यह विशेष्य है और हम जान चुके हैं बहुव्रीहि समासे समस्त पदानि विशेषणवत् कार्यं कुर्वन्ति। विशेषण की भांति कार्य करते हैं। और विशेष्य यहाँ क्या है इस वाक्य में? विष्णुम। और क्योंकि विष्णु में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ भी प्रसन्न वदनम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ गया है। इसलिए पहले तो प्रसन्न वदनम यस्य सह इतना विग्रह कर दिया, फिर तम द्वितीय विभक्ति एक वचन दिखाने के लिए, क्योंकि विष्णुम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो उसे दिखाने के लिए तम लगाया। सह तौते
तम तौ तान, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाकर किया प्रसन्न वदनम। अब द्वितीय वाक्यम पश्यामः। दंडहस्तः, यह विग्रह देखिए, दंडः हस्ते यस्य सह दंडहस्तः, क्योंकि वहां कौन है दंडहस्तः? रक्षक भटः। अब रक्षक भटः पुल्लिंगे एक वचने अस्ति, विशेष्य पदम अस्ति, अतएव दंडहस्तः अपि समस्त पदम अस्ति, परंतु विशेषण रूपेण अस्ति, अतएव प्रथमा विभक्तौ एक वचने वर्तते। एवमेव गदापाणिः विभीषणः, गदापाणौ यस्य सह गदापाणिः। ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दोनों वाक्य समान अधिकरण में थे, लेकिन गदापाणौ यस्य सह, यहाँ गदा प्रथमा विभक्ति है, पाणौ सप्तमी है, तो व्यधिकरण समास के रूप में यह आया है बहुव्रीहि के अंतर्गत। तो गदा पाणौ यस्य सह गदापाणिः, और विभीषण क्योंकि विशेष्य है और उसमें प्रथमा एक वचन है, तो गदापाणिः भी प्रथमा एक वचन में आ गया है। छात्रः श्वेत वस्त्रः शालां गच्छन्ति, पश्यामः श्वेतानि वस्त्राणि येषां ते, सफेद हैं वस्त्र जिनके वे श्वेत वस्त्रः। अब आप सोच सकते हैं वस्त्र तो नपुंसक लिंग में है, यहां भी लिखा है श्वेतानि वस्त्राणि, फिर यहां वस्त्रः कैसे कर दिया है? तो ध्यान देना होगा, यहां श्वेत वस्त्रः विशेषण के रूप में है, समस्त पद है, बहुव्रीहि है, और बहुव्रीहि में विशेषण का कार्य करते हैं ये पद। परिणामतः छात्रः विशेष्य पद है, श्वेत वस्त्रः विशेषण पद है, अतः छात्रः प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में है, तो श्वेत वस्त्रः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आ गया है। इसलिए श्वेतानि वस्त्राणि येषां ते श्वेत वस्त्रः, इस बिंदु को नीचे जो विशेष रूप से समझाया गया है प्रथम भाग में, और उसी प्रकार से दूसरे भाग में भी दो बिंदु वहां मुख्य दिए गए हैं, उनमें इस बात को समझाया गया है। इसके पश्चात हम जब हम वहां देखेंगे तो बात कुछ और अधिक स्पष्ट होगी। यह भी देख लीजिए, श्वेतानि वस्त्राणि, यहां जिन पदों में, जिन शब्दों में समास हो रहा है, समान विभक्ति है, अतएव समानाधिकरण का यह उदाहरण है। पंचमे वाक्ये अधनः धनम कामयन्ते, न विद्यते धनम येषां ते, नहीं है धन जिनके पास वे, अधनः, ते बहुवचन है, क्योंकि यहां कामयन्ते क्रियापद भी बहुवचन में है, तो अधनः धनम कामयन्ते, तो बहुवचन आने के नाते यहां ते का प्रयोग हुआ है और ये शाम का प्रयोग हुआ है। यदि एक वचन में होता न विद्यते धनम यस्य सह, यह होता, लेकिन बहुवचन होने के नाते न विद्यते धनम येषां ते, इसलिए बहुवचन का यहां रूप आया है। ऐसे ही षष्ठे वाक्ये वयं पश्यामः, दशरथ महाराजः बहुकालम अपुत्रः आसीत्। दशरथ महाराज बहुत समय तक बिना पुत्र के थे। न विद्यते पुत्रः यस्यः सः अपुत्रः। पांचवें उदाहरण में येषां ते लिखा था, बहुवचन था अधनः, लेकिन यहां एक वचन है, महाराजा एक रूप में आए हैं, दशरथ महाराजा, इसलिए यस्य सह अपुत्रः एक वचन में आ गया है। सप्तमं वाक्यं पश्यामः, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स लक्ष्मणः स सीतश्च रामः वनं गतः, राम वन में गए। कैसे राम थे? लक्ष्मण का साथ लेने वाले, सह लक्ष्मणः रामः वनं गतः। और केवल लक्ष्मण के साथ नहीं, सीता जी के साथ भी गए, स सीतश्च रामः वनं गतः। अब देखिए इसका विग्रह कैसे किया गया है। लक्ष्मणेन सह वर्तते इति स लक्ष्मणः, यहाँ सह के कारण जो बहुव्रीहि समास हुआ है वह सह पूर्व पद बहुव्रीहि समास हुआ है, और सह के अर्थ में स का प्रयोग हुआ है। सीतया सह वर्तते इति स सीतः, जो सीता जी के साथ है
वह ससीतः। यहाँ भी सह के अर्थ में स का प्रयोग हुआ है, पूर्व पद है, तो यह भी सह पूर्व पद बहुव्रीहि का उदाहरण है। यहाँ आप एक बात सोच सकते हैं, जैसे ऊपर हमने चतुर्थ उदाहरण में सोची थी कि श्वेतानि वस्त्राणि येषां ते, यहाँ तो वस्त्राणि नपुंसक लिंग में था, परंतु हमने यहाँ श्वेत वस्त्रः पुल्लिंग में कर दिया था। अब यहाँ देखिए सीतया सह, सीता तो स्त्रीलिंग में है, फिर यहाँ स सीतः क्यों कहा? तो ठीक बात वही है, क्योंकि यहाँ स सीतः बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास का प्रयोग विशेषण की भांति होता है। ये किसी और के लिए आता है, यह राम के लिए आ रहा है। राम विशेष्य पद है, स सीतः बहुव्रीहि समास के रूप में उसका विशेषण है, क्योंकि राम पुल्लिंग में है, एक वचन में है, इसलिए स सीतः पुल्लिंग में और एक वचन में आ गया है। संधि होने के कारण वहां स सीतश्च, यहां विसर्ग को श हो गया है, तो यह स सीतः च। अब ये च क्यों आया है? बहुत स्पष्ट है, लक्ष्मण के साथ भी गए थे और सीता के साथ भी गए थे, इसलिए स लक्ष्मणः स सीतश्च, तो योग के अर्थ में यहाँ च का प्रयोग आया है। अष्टमम उदाहरणं पश्यामः। कुसुमानि हस्ते यासां तः कुसुम हस्ता। जरा वाक्य पढ़ते हैं। कुसुम हस्तः नर्तक्यः रंगम प्रविशन्ति। कुसुम हस्तः नर्तक्यः, जिनके हाथों में फूल हैं, ऐसी नर्तकियां रंगमंच की ओर अथवा रंग महल में प्रवेश कर रही हैं, रंगशाला में प्रवेश कर रही हैं। तो कुसुम हस्तः बहुव्रीहि समास, अतः कुसुमानि हस्ते यासां तः कुसुम हस्तः। यहां देखिए नर्तक्यः स्त्रीलिंग में है, बहुवचन में है, इसलिए यहां भी कुसुम हस्तः स्त्रीलिंग में आ गया, बहुवचन में आ गया, क्योंकि कुसुम हस्तः यह पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और फिर विशेषण की भांति होने के नाते नर्तक्यः विशेष्य पद है, उसका विशेषण बना है, इसलिए स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप बन गया है। और फिर यहां भी देखिएगा कुसुमानी हस्ते, कुसुमानी भी किस में है? नपुंसक लिंग में है, लेकिन समास होने के नाते यह कुसुम हस्तः और फिर ये विशेषण के रूप में नर्तकी का होने के नाते यह इस रूप में आया है। और कुसुमानी और हस्ते इन दोनों का समास हो रहा है, लेकिन दोनों की विभक्ति पृथक है, अलग है, इसलिए व्यधिकरण का ही यह भी उदाहरण होगा। एवमेव मित्रैः सह वर्तते इति समित्रः। नवमं उदाहरणं पश्यामः। उमेशः सर्वदा समित्रः भवति। मित्रैः सह वर्तते इति, मित्रैः और सह के बीच में समास हो रहा है। सह के अर्थ में स का प्रयोग हुआ है और स पहले आ गया है, इसलिए समित्रः, अतः यह सह पूर्व पद बहुव्रीहि का उदाहरण है। यहां फिर देखिएगा, मित्र तो नपुंसक लिंग में है, लेकिन यहां समित्रः पुल्लिंग में आ गया है। कारण वही है कि उमेश यहां विशेष्य पद है, और विशेष्य क्योंकि पुल्लिंग एक वचन में है और समित्रः उसका विशेषण बन गया है बहुव्रीहि समास होने के नाते, इसलिए समित्रः उमेशः यह उत्तर के रूप में हमारे पास आता है कि समित्रः पुल्लिंग एक वचन में बहुव्रीहि का उदाहरण बना है। हिमालय पर्वतः, दशमं वाक्यं पश्यामः। हिमालय पर्वतः उन्नत शिखरः अस्ति। हिमालय पर्वत ऊंचे शिखरों वाला है। फिर देखिए, उन्नतानि शिखराणि यस्मिन् सः। उन्नतानि शिखराणि यस्मिन् सः, उन्नत शिखर है जिसके वह। और क्योंकि यह हिमालय पर्वत की बात है, हिमालय पर्वत विशेष्य पद है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है, इसलिए उन्नतानि शिखराणि, शिखर नपुंसक लिंग में होने पर भी
क्योंकि यहाँ बहुब्री समास में आ रहा है, विशेषण के रूप में आ रहा है, इसलिए यह भी प्रथमा विभक्ति में एक वचन में आ गया है। प्रथमा विभक्तौ एक वचने तत्र वर्तते। इस प्रकार से 10 वाक्यों में जो ये 10 पदों का जो विग्रह दिखाया गया है, उनका स्वरूप कैसे बना, इस बात को हमने जाना है। विशेष के अंतर्गत आप इस बिंदु को, जो बिंदु इसमें आए हैं, पढ़ सकते हैं कि बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है। प्रथम बिंदु के अंतर्गत देखिएगा, बहुब्री समास अन्य पद का विशेषण बन जाता है, और हम जानते हैं विशेषण के लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार ही हुआ करते हैं। इसलिए कहा पीताम्बरः। हम देखते हैं पीतम अंबरम यस्य सह, यद्यपि अंबर नपुंसक लिंग का होता है, लेकिन विशेषण के रूप में जिसका विशेषण है वह पुल्लिंग में है, एक वचन में है, इसलिए पीताम्बरः बना है। इस बात को समझाया गया है, यह हम देख चुके हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रसन्नम वदनम यस्य स प्रसन्न वदनः। वदनम शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है, लेकिन प्रसन्न वदनः पुल्लिंग है, क्योंकि यह विशेष्य के रूप में आया है। द्वितीय वाक्य में श्वेतम वस्त्रम यस्य सह श्वेत वस्त्रः। वस्त्रम शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है, लेकिन श्वेत वस्त्र पुल्लिंग है, क्योंकि जिसके साथ ये आ रहा है वह पुल्लिंग में है। धृतम पुष्पम यया सा धृत पुष्पा। पुष्पम शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है, लेकिन धृत पुष्पा स्त्रीलिंग में है, क्योंकि धृत पुष्पा बालिका के लिए या जिसके लिए भी आ रहा है वह विशेष्य पद स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, इसलिए यह भी नपुंसक लिंग का होते हुए भी स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बन गया है। ऐसे ही लिखितम चित्रम यया सा लिखित चित्रा। चित्र भी नपुंसक लिंग में है, लेकिन विशेषण होने के नाते लिखित चित्रा स्त्रीलिंग में आ गया है। बहवः जनः यस्मिन् तत् बहुजनम। जनः शब्द का लिंग पुल्लिंग है, लेकिन बहुजनम नपुंसक लिंग है, क्योंकि ग्रहम का विशेषण बना है और ग्रहम नपुंसक लिंग में है, विशेष्य है, इसलिए तत् का प्रयोग किया गया है और उसे बहुजनम के रूप में लाया गया है। इस बात को फिर दूसरे बिंदु में समझाया गया है। बहुव्रीहि समास का विग्रह करते समय पदों का वचन समस्त पद के अर्थ के अनुसार होना चाहिए। यह बात हम बार बार कह चुके हैं कि विग्रह करते हुए, समास करते हुए अर्थ की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाला जाता है। उदाहरण दिया, प्रसन्नम वदनम यस्य सह। किसी व्यक्ति में जो मुख होता है, एक ही मुख है, इसलिए वदन एक वचन में आता है। विशाले नेत्रे यस्याः सा। विशाल नेत्रा, विशाले नेत्रे नपुंसक लिंग में है, द्विवचन में है, और क्योंकि नेत्र दो हुआ करते हैं मनुष्य के, इसलिए विशाले नेत्रे, नेत्रे द्विवचन में आया है और विशाले विशेषण के रूप में आकर द्विवचन में आ गया है। किसी व्यक्ति की दो आंखें होती हैं, अतः यहाँ बहुवचन के स्थान पर द्विवचन का प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ गलत छपा है, बहुवचन के स्थान पर द्विवचन यहाँ कीजिएगा। फिर श्वेतः केशः यस्य सः। श्वेत केशः, किसी भी व्यक्ति के अनेक बाल होते हैं, इसलिए श्वेतः केशः आया है, बहुवचन में आया है। साथियों, यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि बहुव्रीहि समास जो है वह अन्य पद के रूप में आता है, जिसका अन्य पद प्रधान रहता है। यह बहुव्रीहि समास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और विग्रह करने पर जो स्वाभाविक मनुष्य के स्वरूप में होता है कि बहुत से बाल होते हैं, इसलिए श्वेतः केशः। नेत्र दो होते हैं, इसलिए विशाले नेत्रे। इस रूप में भी हमें ध्यान देना होगा विग्रह करते हुए। आपकी इस पुस्तक में जितने उदाहरण थे, हमने संक्षेप में उनका परिचय पाया है। इस प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास संबद्ध पाठ यहाँ समाप्त होता है। अस्माकं बहुव्रीहि समासेन संबद्धः पाठः अत्र समाप्यते। वयम् अग्रिम कक्षायां पुनः नूतनं विषयं स्वीकृत्य मिलामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।